वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर किस तरीके से हम क्या करते हैं, पॉवर्टी का एस्टिमेशन करते हैं। सबसे पहले पॉवर्टी का एस्टिमेशन करने से पहले पॉवर्टी होती क्या है। जब कोई भी पर्सन जो कि अपनी बेसिक नीड्स कौन कौन सी होती है, रोटी की होती है, कपड़े की होती है, हेल्थ की होती है, एजुकेशन की होती है। जब वो अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता तो हम उसे क्या बोलते हैं, गरीब बोलते हैं। और आप लोगों को पता है कि इंडिया के अंदर गरीब लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो है गरीब लोग है। अब इंडिया के अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है तो उसका एस्टिमेशन भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज़ बनी और उन्होंने किस तरीके से पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया और क्या क्या अपनी रिकमेंडेशन जो है वो दी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कहते हैं कि पॉवर्टी का एस्टिमेशन करने का जो सबसे पहला मेजरमेंट होता है, हम किसी भी किस तरीके से हम पता लगाते हैं कि यहाँ पॉवर्टी है या नहीं। तो सबसे पहला जो इजी मेजरमेंट होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड मेजरमेंट ऑफ कंजप्शन लेवल। ये बहुत कॉमन मेथड होता है कि आप किस तरीके से पता लगाओ कि कोई पर्सन पुअर है या नहीं। आप उसकी इनकम का लेवल देखा जाता है या फिर हम क्या करते हैं, उसके कंजप्शन का लेवल देखा जाता है। अगर किसी भी पर्सन का इनकम का लेवल एक मिनिमम लेवल से कम होता है, मतलब कि अगर मान लो मैंने ये कह दिया कि किसी पर्सन की इनकम जो होती है, मंथली इनकम 500 रुपीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी पर्सन की इनकम 500 रुपीज़ से भी कम है, मैंने ये कहा कि 500 रुपीज़ एक ऐसी इनकम है किसी पर्सन की जो उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, चलो ठीक है। अगर किसी पर्सन की इनकम 500 रुपीज़ से भी कम है तो हम उसे क्या कहेंगे, पुअर कहेंगे, ठीक है। अ पर्सन इज कंसिडर टू बी पुअर इफ हिज एंड हर इनकम बिलो अ मिनिमम लेवल। मतलब एक मिनिमम लेवल 500 हमने डिसाइड कर लिया, उससे भी उसकी कम है और उसकी जो इनकम है, उसकी जो बेसिक नीड्स है उसको भी पूरा नहीं कर पा रही। और जो ये मिनिमम लेवल हम डिसाइड करते हैं, जैसे हमने कहा 500 रुपीज़, चलो हमने एक मिनिमम लेवल डिसाइड कर दिया। अगर किसी की इनकम इससे कम है तो वो किसके अंदर आता है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, कि गरीबी रेखा से वो क्या आता है, नीचे आता है। तो यहाँ दो चीज़ें हमने देखी। अगर किसी पर्सन की इनकम उसकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाती तो वो क्या कहलाता है, पुअर कहलाता है। और इंडिया के अंदर हम इनकम लेवल से और कंजप्शन लेवल से, इन दोनों लेवल से ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्सन पुअर है या नहीं। अब इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सी कमेटीज़ बनी, अब हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब क्या है, अब ये है कि इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन हमने डिसाइड कर दिया कि मिनिमम, जो एक मिनिमम इनकम डिसाइड कर देते हैं, अगर किसी की उससे कम है तो वो पॉवर्टी से नीचे आएगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। अब जो है पॉवर्टी लाइन जो है उसका कैलकुलेशन करता कौन है, उसका कैलकुलेशन कौन करता है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है पॉवर्टी लाइन मतलब कितनी जो है इनकम डिसाइड की जाएगी। मान लो मैंने कहा 500 रुपीज़, तो ये 500 रुपीज़ का एस्टिमेशन कौन करता है, इसका एस्टिमेशन करने का काम किसका है, नीति आयोग का। और नीति आयोग से पहले कौन इसको करता था, प्लानिंग कमीशन इसको करता था, ठीक है। जब से प्लानिंग कमीशन हटा, नीति आयोग बना, तो ये काम पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन का काम नीति आयोग का हो गया। और जो डाटा, मतलब डाटा कौन कलेक्ट करता है इस पॉवर्टी को एस्टिमेशन करने के लिए, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसएस को क्या करता है, पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए, पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेशन के लिए डाटा जो है वो कलेक्ट करता है। अब आता है कि अब जो डाटा कलेक्ट किया जाता है पॉवर्टी को एस्टिमेशन करने के लिए, किस तरीके से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। इसके दो मेथड है। एक तो है यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, जो कि 1993 में ही अप्लाई किया जाता था। इसमें ये पूछा जाता था किसी भी पर्सन से कि उस पूरे 30 दिन, मान लो महीने के 30 दिन है, उसने कंजप्शन पर किस तरीके से जो है खर्च किया गया। तो 1993 के अंदर पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करने के लिए कौन सा डाटा यूज़ किया जाता था, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड जो है डाटा जो है इस तरीके से कलेक्ट किया जाता था। और लोगों से हम ये पूछते थे कि उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि कंजप्शन पर उन्होंने पूरा जो 30 डेज में कितना जो है कंजप्शन पर पैसा खर्च किया। तो ये वाला कौन सा मेथड होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड। फिर आया, उसके बाद जो आया वो आया मिक्स रेफरेंस पीरियड। मिक्स रेफरेंस पीरियड के अंदर हम लोगों से ये मेथड कब से यूज़ किया जाने लगा, ये मेथड यूज़ किया जाने लगा 2000 से लेके अब तक। अब जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें हम किस मेथड से पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करते हैं, मिक्स रेफरेंस पीरियड। इसमें ये पूछा जाता है कि कंजप्शन, अब हम ये नहीं पूछते कि आपने जो 30 डे में क्या कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। अब हम ये पूछते हैं कि 5 जो कमोडिटी है, कौन कौन सी
आपने 5 कमोडिटी पर 30 दिन में कितना खर्च किया। वो 5 कमोडिटी कौन कौन सी हैं, जैसे कि हम ये पूछते हैं कि आपने क्लोथिंग पर कितना पैसा खर्च किया, आपने एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च किया, आपने ड्यूरेबल गुड्स पर कितना पैसा खर्च किया, आपने हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कितना खर्च किया। हम ये पूछते हैं कि अब आपने 5 कमोडिटी, 5 चीज़ें जो हैं, 5 जो चीज़ें हैं उन पर जो 30 डे है पूरे मंथ के, उसमें कितना कितना पैसा खर्च किया। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्ट करने के मिक्स रेफरेंस पीरियड मेथड। और आज के टाइम पे यही मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड मेथड जो है यूज़ नहीं करते पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेशन करने के लिए। ये तो हो गया कि पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करने के लिए आप कौन सा मेथड जो है यूज़ करते हो। अब है कि जो कमेटीज़ बनाई गई थी, ये कौन सी कमेटी, प्री इंडिपेंडेंस, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे तब से ही पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करने के लिए क्या बन रही है, रिकमेंडेशन जो है आ रही है। सबसे पहले किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी। आपको पता है उनकी बुक भी आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पर्सन 216 से 235 रुपये पर कैपिटल पर ईयर कमाता है, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन 216 से 235 रुपये पर कैपिटल पर ईयर से भी कम कमाता है तो वो किस में आएगा, पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। मतलब अगर कोई बंदा 216 से 235 रुपये से कम कमाता है तो वो किस में आएगा, पॉवर्टी लाइन में आएगा। क्योंकि उनका मानना था कि इस पैसे से कुछ और हो ना हो, उनकी जो मिनिमम नीड्स है खाने पीने की, जैसे कि उनका चावल आ जाएगा, उनका सब्जियां आ जाएगी, जो मतलब खाने पीने से रिलेटेड बेसिक नीड्स है, सिर्फ वो तो पूरी हो जाएगी इस पैसों से। तो दादा भाई नौरोजी जो स्वतंत्रता से पहले सबसे पहले पॉवर्टी के लिए उन्होंने कहा कि 216 से 235 रुपये पर कैपिटल पर ईयर एक पर्सन की इनकम होनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने क्या किया, नेशनल प्लानिंग कमीशन एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का क्या नाम था, नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये कब बनाई गई, 1938 में। 1938 में हमने कमेटी बनाई। उसने क्या कहा, अगर पॉवर्टी लाइन की रेंज उसने कही कि कोई भी पर्सन पर मंथ कितना कमाना चाहिए, 215 से 220 रुपये अगर कोई पर्सन पर मंथ कमाता है तो ठीक है, अगर कोई इससे कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन में आएगा। ठीक है, क्योंकि उनका भी यही मानना था, वो उन्होंने ईयरली कही लेकिन इन्होंने कहा कि मंथली इतना हर किसी को कमाना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका मानना था कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब जो हमारी बेसिक नीड है जीने के लिए, वो पूरी हो जाएंगी। और ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी ना 1938 के अंदर, जिन्होंने जो कहा कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कब पूरा होगा, जब उनकी इनकम 215 से 220 रुपये पर कैपिटल पर मंथ होगी। और ये जो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई, ये किसके अंडर बनाई गई, सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके चेयरपर्सन थे। ठीक है, बस उनका भी यही था कि लोगों को किस तरह से एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये कमेटी कब बनी थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनाई गई थी, जिसका जो मेन जो मोटो था वो सिर्फ ये देखना था कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का पूरा हो रहा है या नहीं, और उनकी इनकम की रेंज कितनी होनी चाहिए, 215 से 220 पर कैपिटल पर मंथ जो है होनी चाहिए। अब इसके बाद जो अगली कमेटी बनी, उन्होंने क्या सजेशन दिया, इसके बाद आया बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 मतलब स्वतंत्रता से पहले की बात है। उन्होंने भी यही सजेशन दिया कि जो पॉवर्टी है, अगर किसी की इनकम 275 रुपये पर कैपिटल पर ईयर से कम है तो वो किस में आएगा, पॉवर्टी लाइन में। तो उन्होंने जो बॉम्बे प्लान था 1944 में आया, जो उन्होंने पॉवर्टी लाइन की क्या डेफिनेशन दी कि 275 रुपये से कम अगर कोई कमाता है तो वो किसके अंदर आएगा, पॉवर्टी लाइन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की, अब स्वतंत्रता हमें मिल गई थी 1947 में, उसके बाद क्या पॉवर्टी का किस तरीके से एस्टिमेशन जो है वो किया गया। कहते हैं कि जो प्लानिंग कमीशन था, अब हमने पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, अब हमने क्या किया, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप जो है 1964 में हमने बनाया, जो कि उसने क्या कहा, उसने कहा कि अब गरीब जो गांव के लोग हैं और जो शहर के लोग हैं, दोनों के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइन जो है वो डिसाइड की गई। उन्होंने कहा कि सेपरेट पॉवर्टी लाइन बनाई जाएगी रूरल गांव के लोगों के लिए और शहर के लोगों के लिए। गांव के अंदर क्या है, अगर कोई भी पर्सन पर ईयर 220 रुपये से कम और शहर में 225 रुपये से कम कमाता है तो वो किसके अंदर आएगा, गरीबी रेखा के अंदर आएगा। तो जो पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस की फर्स्ट कमेटी कौन सी थी, प्लानिंग कमीशन एक्सपर्ट ग्रुप कमेटी। इन्होंने सेपरेट
पॉवर्टी लाइन बताई किसके लिए, रूरल के लिए और अर्बन एरिया के लिए, पर कैपिटल पर ईयर। फिर आया वीएम दांडेकर एंड रथ, जो कि 1971 में आई। इस कमेटी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी पहली सिस्टमेटिक कमेटी थी जिसने पॉवर्टी को मतलब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम कह सकते हैं डाटा कलेक्ट किया। तो फर्स्ट सिस्टमेटिक असाइनमेंट की किसने पॉवर्टी की इंडिया के अंदर, नेशनल सैंपल सर्वे ने। ठीक है, तो वो कौन सी कमेटी थी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वो कौन सी कमेटी थी जिसने फर्स्ट सिस्टमेटिक तरीके से पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया। वो कमेटी थी वीएम दांडेकर रथ 1971। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जैसे पिछले वाले लोगों ने सिर्फ क्या कहा था, पिछले वाले जो भी हमने एक्सपर्ट ग्रुप कमेटीज पढ़ी हैं या फिर आप दादा वाइनोरोजो की लगा लो, तो उनका जो फोकस किस पर था, सिर्फ बेसिक मिनिमम नीड्स, आपकी जो बेसिक जो खाने पीने की जो बेसिक मिनिमम नीड्स है सिर्फ वही पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उनका सिर्फ यही मानना था कि किस तरीके से हमारी बेसिक मिनिमम नीड्स जो है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये कहा कि एक पर्सन को कम से कम 2250 कैलोरीज जैसे कि हम जो कंजप्शन करते हैं उससे हम भोजन से हमें क्या मिलता है, कैलोरीज मिलती है। तो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, तो दोनों के अंदर जो कैलोरीज जो उन्हें खाने से मिलनी चाहिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर से, वो 2250 होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो अपना ये वीएम दांडेकर एंड रथ ने जो भी पॉवर्टी को एस्टिमेशन करने के लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर बात की, और उन्होंने कहा कि रूरल और अर्बन दोनों को क्या करना चाहिए, 2250 कैलोरीज जो है कम से कम भोजन में जो है लेनी चाहिए। तो उसके हिसाब से इन्होंने पॉवर्टी का क्या किया, एस्टिमेशन किया कैलोरीज बेस्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर। इसके बाद क्या हुआ, अलगा कमेटी आई। वो कब आई, 1979 में। 1979 के अंदर ये वाली कमेटी आई, अलगा कमेटी। अलगा कमेटी जो है वो कब, प्लानिंग कमीशन ने इसको वीके अलगा की चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वीके अलगा। और इन्होंने कहा कि जो रूरल और अर्बन एरिया में न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, अभी तक देखो आपने जितनी भी कमेटीज पढ़ी हैं उन्होंने सिर्फ बेसिक क्या बात की है कि या तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए भोजन की। तो इन्होंने कहा, या कैलोरीज का क्या होता है कि आप मान लो कोई भी चीज़ आप तली हुई खा लोगे तो कैलोरीज तो आपकी वैसे ही बढ़ जाएंगी। तो इन्होंने कहा आपको कैलोरीज से कोई मतलब नहीं है, आपको किस चीज़ पर ध्यान देना है, न्यूट्रिशन, जो आपने भोजन खाया उससे आपको क्या न्यूट्रिशन मिला। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपके शरीर की पूरी हुई या नहीं। तो इन्होंने कैलोरीज पर फोकस ना करके इन्होंने कहा न्यूट्रिशन, कि हमारे शरीर को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितने की रिक्वायरमेंट है, उस पर फोकस करना चाहिए। और क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं तो पॉवर्टी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जो ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन आ रहा है, पॉवर्टी एस्टिमेट करते टाइम आप इसको भी क्या करो, ध्यान में रखो। तो सबसे अच्छी बात अलगा कमेटी की यही थी, इन्होंने कैलोरीज को नहीं देखा, इन्होंने कहा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को देखो आप, और जो प्राइस इन्फ्लेशन हो रहा है उसको भी आप टाइम टू टाइम एडजस्ट करो। अलगा कमेटी के बाद अगली जो कमेटी आई वो कौन सी कमेटी थी, लक्कड़वाला कमेटी। लक्कड़वाला कमेटी जो थी वो कब बनाई गई, 1993 के अंदर। देखो टास्क फोर्स किसकी, एलटी लक्कड़वाला। और इन्होंने कहा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप पॉवर्टी को कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, आपकी एक बास्केट है, जैसे एक बास्केट के अंदर क्या होता है, बहुत एक बास्केट है ये, इस बास्केट में बहुत सी गुड्स हैं, बहुत सी सर्विसेज हैं। अब इस बास्केट के हिसाब से कौन इस बास्केट को परचेज कर सकता है, फिर आप देखो कि उनका कंजप्शन पैटर्न कैसा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि कौन गरीब है, उसका एस्टिमेशन किस तरीके से करना है। इन्होंने ये कहा कि बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करो आप, और आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर वर्कर जो है उससे आप ये देखो, ये दो इंडेक्स का यूज़ करो, और आप ये देखो कि जो कंजप्शन है गरीब लोगों का उसका पैटर्न क्या है, मतलब किस तरीके से वो क्या किन किन चीज़ों का कंजप्शन करते हैं। कंजप्शन पैटर्न का मतलब होता है कि वो क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते। तो आप इन दोनों इंडेक्स का यूज़ करो और कंजप्शन पैटर्न देखो गरीब लोगों का, कि उनकी जो बास्केट होती है, उनकी जो टोकरी होती है गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करने की, वो क्या है। तो इन्होंने किस पे बात की, इन्होंने बात की कंजप्शन पैटर्न पे बात की। और जो इन्होंने क्या चीज़ बताई, इन्होंने भी कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए कैलोरी सिस्टम को बहुत इंपॉर्टेंट बताया। जैसे कैलोरी सिस्टम के हिसाब से कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, जैसे उन्होंने कहा था
2200 250 जो कैलोरीज लेनी चाहिए। तो इन्होंने कहा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो कैलोरीज के हिसाब से होना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि जो CPIW मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, अर्बन एरिया के लिए, इन्होंने कहा कि रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में अलग अलग क्या होनी चाहिए, पॉवर्टी की लाइन होनी चाहिए, कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, कि अर्बन एरिया में और रूरल एरिया के अंदर जो पॉवर्टी जो लाइंस हैं वो अलग अलग क्या करनी चाहिए, हमें एस्टिमेट जो है वो करनी चाहिए। फिर उसके बाद आई तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा, तेंदुलकर कमेटी जो है वो किसकी चेयरमैनशिप में बनाई गई, सुरेश तेंदुलकर जो थे इसके चेयरमैन थे। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर ने जो कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए जो पिछली जितनी भी हमने कमेटीज पढ़ी उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट कट फॉल्स थे, उनको सबसे पहले आपको ठीक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो कंजप्शन पैटर्न है वो कौन सा चलता आ रहा था, 1973 और 1974 में जो कंजप्शन पैटर्न था ना लोगों का, उसी के हिसाब से हम पॉवर्टी का एस्टिमेशन कर रहे थे। मतलब वो डाटा था इतना पुराना, उसी 1973-74 में लोग किस तरह का कंजप्शन कर रहे हैं, उनका कंजप्शन पैटर्न क्या था, उसी हिसाब से हम क्या कर रहे थे, आज के टाइम पीरियड में पॉवर्टी को एस्टिमेट कर रहे थे। इन्होंने कहा कि इतना पुराना डाटा आप नहीं ले सकते, आपकी जो बास्केट है, आपकी जो पॉवर्टी में जो भी आप गुड्स और सर्विसेज को देखते हो कि पुअर लोग इनका कंजप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप इतना पुराना डाटा जो है नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आप इतना पुराना डाटा लोगे तो, या इतना पुराने एस्टिमेशन पर आप लेके चलोगे पॉवर्टी को, तो आप एक सिग्निफिकेंट जो है पैटर्न आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने यही कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो 1973 और 4 का जो आप डाटा लेकर उनकी बास्केट को देख रहे हो कि गरीब लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो है छोड़ना पड़ेगा, नए डाटे को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा क्या होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात पहले भी की गई थी, लेकिन इन्होंने कहा कई बार क्या होता है, मान लो एक टाइम पीरियड चल रहा है, एक ईयर ऐसा आया है जिसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कई बार कम होता रहता है। जब क्या होता है इन्फ्लेशन में, ये जो टेम्परेरी चेंजेस होते रहते हैं, ये भी क्या करते हैं, इकोनॉमी में या गरीबों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन तो वैसे वो होता है जो पूरे टाइम पीरियड प्राइसेस बढ़ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, लेकिन कई बार क्या होता है इन्फ्लेशन टेम्परेरी होता है। जो ये टेम्परेरी इन्फ्लेशन होता है ये भी कहीं ना कहीं गरीबों को भी हर चीज़ों को प्रभावित करता है। तो आपको इस इन्फ्लेशन की भी क्या करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने कहा कि एडजस्टमेंट ऑफ प्राइस फॉर इन्फ्लेशन, तो इनकी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर के बारे में पहले क्या कहा जाता था कि हेल्थ और एजुकेशन किसका मुद्दा है, स्टेट का मुद्दा है। लेकिन हमें पता है कि जब से क्या हुआ है, 1991 का LPG अप्लाई की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो नीति है, जब से उसको अपनाया गया है तो सब कुछ प्राइवेटाइज हो गया। आज हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी आपको पता है प्राइवेट सेक्टर आ गया है। तो इन्होंने कहा कि अब हमें हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर भी काफ़ी फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्टेट के भरोसे हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर को देखोगे, तो इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट रोल अप्लाई करना है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट में भी आपको देखना पड़ेगा कि जो टेम्परेरी इन्फ्लेशन होता है, जो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, उसको भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो तेंदुलकर कमेटी ने बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन बहुत अच्छी जो है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए दी थी। इसके बाद आई रंगराजन कमेटी, ये आई 2013-14 में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेसिक जो बात कही कि पॉवर्टी को जो एस्टिमेशन है कि रूरल एरिया में पॉवर्टी मतलब कितनी इनकम होनी चाहिए, अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है कितनी जो है इनकम होनी चाहिए, क्या मेथड्स का यूज़ करके हम पॉवर्टी को जो है सही तरीके से एस्टिमेट जो है वो कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि लार्ज स्केल पर रंगराजन जो कमेटी थी, इन्होंने क्या कहा, इंडिपेंडेंटली लार्ज स्केल पर क्या करो आप, हाउस होल्ड का सेंटर फॉर मोनेटाइजिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE, इन्होंने कहा आप लार्ज स्केल पर इंडिपेंडेंटली एक सर्वे करो, किनका, हाउस होल्ड का, और उस सर्वे को इन्होंने नाम दिया सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, कि हाउस होल्ड का कंजप्शन पैटर्न देखने के लिए आप लार्ज स्केल पर क्या करो, सर्वे करो। ठीक है, और इन्होंने ये कहा कि कोई भी पर्सन जो कि सिर्फ मिनिमम नीड्स को पूरा कर रहा है और कुछ भी सेव नहीं कर पा रहा, इट इज़ अनेबल टू सेव, तो वो हम उसको पुअर ही कंसीडर करेंगे। और इन्होंने कहा कि रूरल एरिया में कितनी इनकम होनी चाहिए, अर्बन एरिया में लोगों के पास कितनी इनकम होनी चाहिए कि वो पुअर नहीं कहलाएगा।
तो रंगराजन ने सिर्फ यही कहा कि आपको लार्ज स्केल पर क्या करना चाहिए, सेंटर फॉर मॉनिटराइजिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउस होल्ड का क्या करो, सर्वे करो, हाउस होल्ड लोगों का लार्ज स्केल पर क्या करो, सर्वे करो। अगर कोई भी पर्सन सेव नहीं कर पाता तो उसको हम क्या कहेंगे, पुअर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल लेवल। इन्होंने ये कहा कि पॉवर्टी लाइन के लिए ना, पॉवर्टी को आप जो न्यूट्रिशन जो आप सोच रहे हो कि खाने में आपको उतना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, तो आपको ये भी एस्टिमेट करना पड़ेगा कि लोगों का डिज़ायरेबल, जैसे हम सोचते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन का लेवल ये होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि हमारा न्यूट्रिशन का लेवल ना, मान लो ये न्यूट्रिशन का लेवल होना चाहिए, लेकिन जो हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है खाने से या हमारी बेसिक नीड्स जो पूरी हो रही है उसमें हमारी न्यूट्रिशन का लेवल बहुत कम है, नीचे की तरफ है। तो आपको ये भी देखना होगा नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल लेवल में कि लोगों ने क्या सोचा है अपने न्यूट्रिशन लेवल के बारे में और क्या उनको मिल रहा है। ठीक है, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लोग जो है सिर्फ फूड आइटम पे ही एक्सपेंड नहीं करते, बहुत ही नॉन फूड आइटम होती है उस पर भी किस तरह से अपना एक्सपेंडिचर जो है वो करते हैं। इस बात को किसने किया था, रंगराजन कमेटी ने बताया था। अब देखो, जो 3 कमेटी, लकड़वाला कमेटी आई, फिर तेंदुलकर कमेटी आई, फिर रंगराजन कमेटी आई, तो हम इसमें ये समझ लेंगे कि जो मेन बेसिक चीज़ें थी इन्होंने क्या बताई अपनी इसमें। इन्होंने ये क्या कहा, देखो आपने अभी हमने पढ़ा कि जो लकड़वाला कमेटी थी उसने कहा कि रूरल एरिया के लिए या स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बताई कि रूरल एरिया में अलग से पॉवर्टी लाइन होगी और अर्बन एरिया की पॉवर्टी जो लाइन है वो अलग डिसाइड होगी। या तो इन्होंने कह दिया कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन का सबसे पहले किसने बात की, लकड़वाला कमेटी ने बात की। जो तेंदुलकर कमेटी ने क्या कहा कि कोई पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 27 रुपये और 33 रुपये इन 27 रुपये रूरल एरिया में और 33 रुपये अर्बन एरिया में, अगर किसी का इससे भी कम है, ठीक है, पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब मंथली एक्सपेंडिचर अगर इससे भी कम है तो वो क्या कहलाता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। फिर आए रंगराजन एक्सपर्ट कमेटी, जैसे उन्होंने क्या कहा कि किसी भी पर्सन का पर कैपिटल एक्सपेंडिचर रूरल एरिया के अंदर, ईयर की बात की उन्होंने, मंथली कितना 972 इन रूरल एरिया और 1407 इन अर्बन एरिया से कम है तो वो किस में आएगा, पॉवर्टी लाइन में आएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से अगर एक फैमिली में 5 मेंबर हैं तो फिर अगर उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर पाँचों का मिलाकर रूरल एरिया में 4860 से कम और अर्बन एरिया में 7035 से कम है तो भी वो पॉवर्टी से नीचे आएगा, अगर इससे भी कम है तो रंगराजन कमेटी ने पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है ना, तो इन्होंने कहा कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए 32 रुपये पर डे का और अर्बन एरिया के अंदर 47 रुपीज़ पर डे होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो वो क्या है, पॉवर्टी के अंदर आएगा। और टोटल जो ओवरऑल पॉवर्टी है पूरी इंडिया में वो कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रंगराजन की जो कमेटी थी उन्होंने इंडिया लेवल पर ऑल ओवर पॉवर्टी कितनी बताई है, 29.5% बताइए। लकड़वाला कमेटी ने कितनी बताई है, देखो लकड़वाला कमेटी ने रूरल के लिए 28.3%, अर्बन के लिए 25.7% और ऑल इंडिया में उन्होंने कितनी बताई है, 27.5। ऐसे ही तेंदुलकर कमेटी ने, जो कि 2004-05 में आई थी, इन्होंने कहा रूरल में कितनी है 41.8%, अर्बन में 25.7%, टोटल हम देखें 37.2% जो है 2004-05 के हिसाब से है। और 11-12 में देखें तो जो तेंदुलकर कमेटी है उसने कितनी पॉवर्टी बताई है, अगर हम 11-12 के हिसाब से देखें तो 21.9% कमेटी जो पॉवर्टी है तेंदुलकर कमेटी ने बताई है। अगर हम रंगराजन कमेटी की बात करें तो रंगराजन कमेटी ने कितनी पॉवर्टी बताई है, रंगराजन कमेटी ने कहा है 29.5% जो इंडिया में ओवरऑल पॉवर्टी है। तेंदुलकर कमेटी ने 21.9% बताई है, लकड़वाला कमेटी ने 27.5% बताई है। क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि लकड़वाला कमेटी ने ओवरऑल पॉवर्टी कितनी बताई है, 27.5%, तेंदुलकर कमेटी ने 21.9%, रंगराजन कमेटी ने 29.5%। तो ये वाले क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि रूरल एरिया में कितनी इनकम पर कैपिटल होनी चाहिए, अर्बन में कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी पॉवर्टी एस्टिमेशन की प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस की सारी कमेटीज हो चुकी है। अब होता है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या होती है। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि कोई भी पर्सन अगर वो 1.90
डॉलर से कम अगर उसका एक्सपेंडिचर है या इनकम है पर डे की, तो वो क्या कहलाता है, पॉवर्टी लाइन में आता है। इंटरनेशनल लेवल पर पॉवर्टी लाइन कैसे डॉलर्स में डिफाइन की गई है कि अगर कोई भी पर्सन 1.90 डॉलर से कम एक डे में कमा पाता है या खर्च कर पाता है तो वो क्या कहलाता है, पॉवर्टी में आता है। अब यहाँ पर हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन होता क्या है, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे कैसे पॉवर्टी को एस्टिमेट किया जाता था, पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई, कैसे लकड़वाला, अलगा, तेंदुलकर, रंगराजन कमेटी ने क्या क्या अपनी रिकमेंडेशन दी, ये आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।